Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone. Class 9 सब्जेक्ट ग्रेविटेशन, मैं सर बलराज सिंह. पार्ट 2 करेंगे. ग्रेविटेशन का फर्स्ट पार्ट में हम क्या देख चुके हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने क्या देखा था? F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर. फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस. फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम. एंड जी इज व्हाट? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर. राइट. यहाँ हम पढ़ते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ क्यों रहे हम? इट एक्सप्लेन्स मैनी इंपॉर्टेंट फिनोमिना ऑफ द यूनिवर्स. अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस या एक्सप्लेन करता है ये. Why the moon always moves in circular motion around the earth and the sun? मून क्यों सन के और अर्थ के अराउंड घूमता रहता है? क्योंकि उनका ग्रेविटेशन उसको कंटिन्यूसली खींचे हुए है. अगर वो खींचे हुए नहीं होता तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स घूमने के लिए जो प्रोवाइड था वो नहीं मिल पाता. मून सन कभी भी सर्कुलर ऑर्बिट में जब घूम रहे हैं तो उनको अगर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना, इट इज़ प्रोवाइडेड ड्यू टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. वो ये अट्रैक्शन फोर्स जो है, कोई अगर मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है तो मेरे अट्रैक्शन की वजह से उसको, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से उसको अट्रैक्शन मिला हुआ है, वही उसको घूमने में हेल्प कर रहा है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू दिस अट्रैक्शन फोर्स ओनली. यही अट्रैक्शन फोर्स. सपोज ये आपका एक मास है m, ये स्मॉल मास है स्मॉल m. ये अगर इस ऑर्बिट में घूम रहा है तो इसको हर समय घूमने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. सो दिस सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by what? ग्रेविटेशनल फोर्स. तो यही सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है? जी एम स्मॉल एम अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस अगर आर हो, आर स्क्वायर. ऑलराइट. सन एंड मून कैन कॉज टाइड्स ड्यू टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ओनली. मून की वजह से ही और सन की वजह से ही टाइड्स होती हैं. टाइड समझते हैं? वेव्स एंड टाइड्स. टाइड्स आती हैं सी के अंदर, ओशंस के अंदर. इट इज़ ड्यू टू दी ग्रेविटेशन इफेक्ट ऑफ सन एंड मून. ओके. उनकी ग्रेविटी की वजह से, वो अट्रैक्शन की वजह से वाटर लेवल राइजेज इन द नाइट. इन द डे टाइम वाटर लेवल अगेन कम्स डाउन, मून की वजह से. ऑलराइट. ऐसे सन का भी इफेक्ट पड़ता है. सो आई होप इट इज़ क्लियर कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? ग्रेविटेशन फोर्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है देखेंगे. व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, देयर इज एन एक्सेलरेशन एसोसिएटेड विद द मूविंग ऑब्जेक्ट. दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, पहले फिगर देख लेते हैं फिर बात करेंगे. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन अ बॉडी ड्यू टू मास एम, ड्यू टू अर्थ ऑफ मास एम रेडियस. फोर्स कितना है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसी छोटे मास एम पे कैपिटल मास एम कितना फोर्स लगाएगा? जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ उन बॉडी के और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है. सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है स्मॉल एम, अर्थ का मास है कैपिटल एम, सेंटर से रेडियस है कैपिटल आर. सो ग्रेविटेशन फोर्स कितना है? जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर. ऑलराइट. नाउ अब समझने की बात समझें.
From Newton's second law of motion, we know that force is what? Mass and acceleration. Force is product of mass and acceleration. Rate of change of momentum equals to force. वहाँ से force आता है mass into acceleration. तो देखें, तो ग्रेविटी की वजह से कितना एक्सेलरेशन लग रहा है? स्मॉल जी. तो इस बॉडी के ऊपर, स्मॉल मास के ऊपर क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या इफेक्ट आ रहे हैं, वो बता रहा हूँ. स्मॉल मास के ऊपर डाउनवर्ड कितना फोर्स लग रहा है? mg. सो दिस इज, तो ग्रेविटेशन फोर्स इस फोर्स के इक्वल होता है. तो mg किसके इक्वल है? gmm अपॉन आर स्क्वायर. यहाँ से हम देख सकते हैं स्मॉल g की वैल्यू कितनी आई बेटा? कैपिटल G कैपिटल M upon r square. This small g is called as acceleration due to gravity. Right? Acceleration due to gravity is represented by symbol g और f किसके बराबर है? mg के. So your small mg becomes equals to force of gravitation. तो यहाँ से हमारा स्मॉल जी किसके इक्वल आया? कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर. ऑलराइट. सो अभी हमने पीछे बात की थी, प्लीज देखें. एसआई यूनिट स्मॉल जी की क्या है? ये भी एक्सेलरेशन है, इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, इसलिए इसका फोर्स है एम जी, जिसको हम वेट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वेट. एम इज मास. जब उसके साथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई किया जाता है, इट बिकम्स वेट. जो वेट मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, मैं अर्थ के सरफेस पे हूँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसी मास का वेट क्या लग रहा है? एम जी. सेंटर से डिस्टेंस है आर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है एम जी एम एम बाय आर स्क्वायर. वहाँ से स्मॉल जी की वैल्यू क्या आती है? कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर. यहाँ अगर मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ पुट किया जाए तो स्मॉल जी की वैल्यू आ जाती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दीज ऑल थ्री आर कॉन्स्टेंट्स. कैपिटल जी कॉन्स्टेंट है, मास ऑफ द अर्थ कॉन्स्टेंट है, रेडियस ऑफ द अर्थ कॉन्स्टेंट है. इनकी वैल्यूज क्या है? विल सी. आई होप इट इज क्लियर कैसे आया ये. ऑलराइट. वैल्यू ऑफ जी में वेरी एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ. बट चाइल्डहुड पे हम क्या सीखते हैं? ग्रेविटेशन क्या है? जी एम बाय आर स्क्वायर. चाइल्डहुड में हमने क्या सीखा कि जी की वैल्यू हर जगह क्या रहती है? कांस्टेंट. तो जी डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सेंटर. अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है वही डिपेंड करता है कि जी कितना है. तो अगर हम सरफेस पे हैं तो हमारा आर फिक्स है, लेकिन अगर सरफेस से हम ऊपर या डीप इनसाइड द अर्थ जाएंगे, सरफेस से ऊपर जाएंगे तो आर इंक्रीज होगा, डाउन साइड इनसाइड द अर्थ जाएंगे तो जी आर डिक्रीज होगा. जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. आर इंक्रीज हुआ तो जी डिक्रीज होगा, आर डिक्रीज हुआ डीप इनसाइड द अर्थ जाते हुए तो जी इंक्रीज होगा. क्लियर है? तो ये वेरिएशन आप हायर क्लासेस में सीखते हैं. अभी सिर्फ इतना सीखना है कि जी बिल्कुल कांस्टेंट नहीं है. वेरिएशन सीखेंगे हम हायर क्लासेस में, बट अभी के लिए हम इसको क्या मानते हैं? एक फिक्स वैल्यू मानते हैं. इट इज़ बिकॉज अर्थ का शेप चेंज करता है, इट इज़ नॉट अ स्फीयर. तो पोल्स पे और इक्वेटर पे भी रेडियस अलग अलग होते हैं. अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है. ऐसा ना हो के अर्थ का शेप कैसा है? पे अटेंशन. इस तरह का. तो इक्वेटर पे जो रेडियस है और पोल्स पे जो रेडियस है, तो रेडियस ऑफ इक्वेटर
is greater than radius of poles. इसकी वजह से स्मॉल जी इन्वर्स होता है आर के. सो जी एट इक्वेटर is less than g at the poles, right? Hence the value of g, you can see here, value of g is greater at poles and lesser at the equator because g is inversely proportional to radius square. यहाँ मैंने बताया आपको कि पोल्स का रेडियस छोटा है, अर्थ का रेडियस सेंटर में इक्वेटर पे बड़ा है, तो इक्वेटर पे रेडियस बड़ा है, उसकी वजह से g at the poles is higher than g at equator. ओके, तो g को हर जगह कांस्टेंट नहीं माना जाता है, बट एट जूनियर क्लासेस व्हाट वी हैव लर्नड इट इज कांस्टेंट. बट जैसे जैसे एज सून एज यू गो टू हायर क्लासेस you will understand and you will get to know g is not constant everywhere. Alright, और सरफेस से ऊपर जाएंगे या सरफेस डीप इनसाइड द अर्थ जाएंगे तो भी g वेरी करेगा. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? एफ का फॉर्मूला हमें पता है, जी एम एम बाई आर स्क्वायर. स्मॉल जी कैसे निकलता है? एफ बाई एम करके, जो किसके इक्वल है? जी एम बाई आर स्क्वायर के. मास ऑफ द अर्थ इज फिक्स्ड वैल्यू, यू कैन सी है 6 इंटू 10 टू पावर 24 kgs. रेडियस ऑफ द अर्थ इज फिक्स्ड वैल्यू 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर्स. तो जी की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू रख के जी की वैल्यू कितनी आती है? 9.8 न्यूटन पर केजी. और न्यूटन में क्या क्या इंक्लूडेड है? न्यूटन पर केजी वैल्यू लिखी हुई है यहाँ, कंफ्यूज नहीं होना. न्यूटन पर केजी का मतलब क्या है? न्यूटन अपॉन केजी. अगर आप जानते हो तो न्यूटन क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. तो न्यूटन इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी, सो इट वुड बी इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो जी की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलें या न्यूटन पर केजी बोलें, इट्स वन एंड दी सेम थिंग. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. राइट, आई होप इट इज क्लियर टू यू. यूनिवर्सल ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैपिटल जी कितना है? 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11. इट इज सेम एवरीवेयर, बट स्मॉल जी वेरी करता है. ऑलराइट, डिपेंडिंग अपॉन कैपिटल एम एंड आर की वैल्यू पे. ऑलराइट, लेट्स सी द क्वेश्चन. Gravitational force acts on all the objects in proportional to their masses. Why then a heavy object do not fall faster than lighter object? क्या बोला कि gravitational force ये फॉर्मूला है, यस और नो? ये स्मॉल ऑब्जेक्ट हो गया, एम इज कैपिटल ऑब्जेक्ट, यह बड़ा ऑब्जेक्ट. क्या एम कैपिटल एम इज हैवी ऑब्जेक्ट, यह बड़ा ऑब्जेक्ट. तो अगर दो को हम कंपेयर करें तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, अच्छा अगर यहाँ से आप देखें किसी भी मास पे फोर्स क्या लगता है? एम जी, जो बराबर है जी एम स्मॉल एम आर स्क्वायर के. तो यहाँ से स्मॉल जी की वैल्यू क्या आती है? कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर, जिसमें कैपिटल मास मास ऑफ द अर्थ ले लो, रेडियस ऑफ द अर्थ ले लो. तो यहाँ पे क्या बॉडी का मास इंक्लूडेड है? क्या बॉडी का मास इंक्लूडेड नहीं है. तो जब बॉडी का मास इंक्लूडेड नहीं है, दैट्स वाई बॉडी चाहे हैवी हो, हैवी बॉडी हो, लाइट बॉडी हो, दे ऑल ट्रैवल विथ जी विच इज सेम फॉर बोथ
बॉडीज, राइट। जी दोनों बॉडीज के लिए सेम है, कैपिटल मतलब हैवी बॉडी हो चाहे लाइट बॉडी हो, दोनों के लिए स्मॉल जी सेम है, जिसमें उस खुद की बॉडी का मास कैंसिल आउट हो जाता है, फॉर्मूले में नहीं है, तो वो इफेक्ट नहीं करेगा कि ऑब्जेक्ट हैवी है या लाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन क्रम्पल्ड इनटू अ बॉल। एक शीट ऐसी है, पेपर है ये, और यही शीट इसको क्रम्पल कर दिया गया, छोटी बन गई है, ऐसे कर दिया हमने। अब ये आप समझेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा हैवी ऑब्जेक्ट और लाइट ऑब्जेक्ट दोनों सेम टाइप पे गिरेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं इन दोनों में से ऑब्वियस है इट विल मूव फास्टर, दिस वन विल मूव स्लोअर, ऑलराइट। तो यहाँ लगेगा आपको कि सर ने जो बताया वो गलत था, ये वाला फास्ट मूव कर रहा है, ये वाला जल्दी मूव कर रहा है गिराते। तो ऐसा क्यों है? सही, हमने अभी तक कुछ गलत नहीं पढ़ा। हैवी लाइट में कोई इसके मास का फर्क नहीं है, बस फर्क क्या है, दिस वन इज स्मॉल सरफेस एरिया, this one has larger surface area। तो अगर आप बायोन्सी वर्ड जानेंगे, क्या जानेंगे, इफ यू विल गेट टू नो बायोन्सी। अब ये बायोन्सी क्या है, जब कोई चीज़ पानी में फेंकी जाती है तो या तो फ्लोट कर रही होती है, वो डूब जाती है। फ्लोट कर रही है मतलब उसको जितना उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है उसके अगेंस्ट में पानी से क्या मिल रहा है, एक फोर्स मिल रहा है। ये तो हमने देखा है। क्या एयर भी ऐसा फोर्स अप्लाई करती है? यस। तो बायोन्सी क्या है, अपवर्ड फोर्स। व्हाट इज बायोन्सी? अपवर्ड फोर्स। चाहे एयर हो चाहे वाटर हो, दोनों कैसे लगाएंगे, अपवर्ड फोर्स लगाएंगे, ऑपोजिट टू वेट। अपवर्ड फोर्स लगता है अपोजिट टू दी वेट, विच इज कॉल्ड बायोन्सी। सो क्रम्पल चीज़ का एरिया कम है तो बायोन्सी का फोर्स वहाँ पे बहुत कम होगा, यहाँ पे बहुत लेस बायोन्सी फोर्स होगा क्योंकि इसका एरिया कम है। प्लेन पेपर में बायोन्सी फोर्स, इसको रोकने वाला जो अपवर्ड फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होगा। लेस बायोन्सी फोर्स, मोर बायोन्सी फोर्स। तो इस बायोन्सी फोर्स की वजह से ये धीरे धीरे नीचे जा पाएगा और ये जल्दी से नीचे आ जाएगा। दैट्स वाई शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर दैन द क्रम्पल्ड वन। ऑलराइट, तो लास्ट क्वेश्चन में जो हमने पढ़ा वो गलत नहीं था। हैवी ऑब्जेक्ट लाइट ऑब्जेक्ट में कहीं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फर्क नहीं है, बट एरिया मैटर्स, बायोन्सी मैटर्स। उसकी वजह से वो चीज़ धीरे या लाइट आ सकती है, धीरे या तेज। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। ऑलराइट, आई होप आपने सब समझा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसके बारे में सब चीज़ें हमने जानी। प्लीज़ रिवाइज, and if you have any query, do
You can ask me in the comments. Thank you. Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.